अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल थी 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। मैं या यूं कहूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट रिजोल्व हो चुका है। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट के साथ अपने रिएक्शंस का इजहार किया है, और इन तमाम चीज़ों से जो इनडायरेक्टली नुकसान हुआ है वो इंडिया का हुआ है। वो मैं आगे चल के ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, हम ज़रा शंकर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे। जिन लोगों को शंकर का नहीं पता तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि शंकर कौन था। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि 16 जनवरी की रात को ईरान ने एक अनप्रोवोक्ड 2-3 मिसाइल्स फायर किए पाकिस्तान की टेरिटरी में, जो कि सब्ज़ कोह का एरिया है पंजगूर में। वहाँ एक घर पर गिरे जिसमें 2 बच्चे शहीद हो गए पाकिस्तान के। ईरान ने यह कहा कि हमने जैश उल अदल के कुछ टेररिस्ट को निशाना बनाया है, जबकि उसके बाद जैश उल अदल का बयान आया कि हमारा तो कोई हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है ही नहीं। हम तो जो ईरानियन सीस्तान का एरिया है वहां से ऑपरेट करते हैं, तो ईरान ने जिस किसी को भी निशाना बनाया है वो हम नहीं है। इसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपने लेजिटिमेट टारगेट्स को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली कोई तस्वीर या कोई भी सबूत जारी नहीं किए। पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में वाज़ेह कहा, ये क्योंकि पाकिस्तान की सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने, तो इसका हम जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने ईरान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया और ईरान के साथ जो सफारती ताल्लुकात थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जवाब आता है 18 जनवरी को। 18 जनवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एक कंबाइंड ऑपरेशन करती है ईरानियन हदूद के 50 किलोमीटर अंदर, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेते हैं, खासतौर पर GF-17, F-16 और J-10C भी इसका होते हैं, और विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स भी इस एयर स्ट्राइक का हिस्सा होते हैं। इसमें सारावान जो शहर है ईरान का, वहाँ BLF यानी कि बलोच लिबरेशन फोर्स के कुछ लोग थे जो कि वहाँ छुपे हुए थे एंड प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान में टेररिज्म करने की। उन टारगेट्स को हिट किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी फाइटर जेट्स और जितने भी एसेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसे ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार कहा जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है उन पर लहदा छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको उनकी सिग्निफिकेंस, अहमियत, वो सब कुछ समझा दूंगा। तो खैर, पाकिस्तान उसके अलावा अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी यूज करता है, एंड उसके बाद फिर वीडियोस भी इन टेररिस्ट की आती हैं। वो मैंने इससे पिछली जो वीडियो बनाई हुई है इस ऑपरेशन पर, वो उसमें मैंने दिखाई हुई है सारी वीडियोस वगैरह। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि कम से कम 7 BLF के टेररिस्ट पाकिस्तान की इन स्ट्राइक्स में मारे गए, जिनमें इनका हाई रैंक कमांडर भी था BLF का। और उसके बाद ईरान पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक आ जाता है, और बहुत सी खबरें भी चलना शुरू हो जाती हैं कि ईरान ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान पर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इंडियन साइड ये कह रही थी कि ईरान कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने वाला है पाकिस्तान में और कोई जंग होने वाली, ये वो। लेकिन 18 जनवरी को पाकिस्तान जब ये रिटेलिएटरी जवाब देता है, तो पाकिस्तान ईरान को ये मैसेज पहुंचा देता है कि जो मर्जी करना है करें, लेकिन हमारी सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी ना करें, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद फिर 19 जनवरी को ईरान की तरफ से पहला रिएक्शन आता है पाकिस्तान की स्ट्राइक पर। और पहले रिएक्शन में ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो वाजे करती है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है वो बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन ईरान को यहाँ ये भी समझना चाहिए था कि अफसोसनाक तो जो ईरान ने पहले हरकत की है कि एक गलत इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन्होंने 2 मिसाइल फायर कर दिए और वो आम सिविलियन घर पर लगे और उससे 2 बच्चे शहीद हो गए। उसमें कोई जैश उल अदल का नुकसान भी नहीं हुआ। तो फिर पाकिस्तान पर जवाब देना मजबूरी बन चुकी थी। पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो उसमें किसी सिविलियन की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ BLF के टेररिस्ट मारे गए। और सरावान में IRGC का पूरी मिलिट्री बेस मौजूद थी। पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती तो उसे भी तबाह बर्बाद कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिल्कुल भी उसको छेड़ा भी नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाजे पैगाम पहुंचा दिया गया था। 19 जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो ये बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि चलें, अफसोसनाक तो है पाकिस्तान का ये हमला, लेकिन पाकिस्तान हमारा दोस्त ब्रादर इस्लामिक मुल्क है और हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे हर लिहाज से, और अपने ये मामलात हैं इनको बैठ के हम तय करेंगे। उसी दौरान पाकिस्तान में एक ट्राई सर्विसेज चीफ और प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बैठती है, जिसमें ये फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ सब तमाम सफारती ताल्लुकात को बहाल कर लेगा। यानी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात में एक खराबी आई थी और एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन थी जिसको इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्स ये दिए हैं कि हम दोनों मुल्क एक दूसरे की सोवरेनिटी का, पूरे वकार का ख्याल रखेंगे और ख्याल रखते हैं। अभी तक जो भी हुआ वो एक मिसकंसेप्शन के तहत हुआ, गलतफहमी आप उसे समझ लें।
एंड दोनों मुल्क आपस में कंबाइंड कोऑपरेशन के तहत आपके बाद जितने भी मसले मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे, मुख्तलिफ अफेयर्स होंगे, उनको लेकर चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैंने इंडिया की बात क्यों की कि इंडिया का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल्स फायर किए तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कहा कि ईरान ने ठीक किया है पाकिस्तान पर हमला कर, लेकिन जब फिर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की ईरान पर तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल चुप हो गए बैठ गई। और अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और ज़्यादा चुप हो गई है जब से ईरान ने वाजे कर दिया है 19 जनवरी के बाद कि हम पाकिस्तान से दोस्ती के ख्वाहां हैं। और जो भी हुआ 16 जनवरी से 18 जनवरी तक वो एक गलत फहमी थी दो ब्रदर मुल्कों के दरमियान, एंड वो तमाम गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं और हम अपने नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ वापस आ रहे हैं। इसको लेकर अब इंडियन साइड पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छा चुका है। और अब उसके बाद बात की जाए तो 19 जनवरी की रात को ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। और इसमें दोनों कंट्रीज ने ये वाजे कर दिया है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन थी वो बिल्कुल रिजोल्व हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान अब नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ वापस आ चुके हैं और जो भी नॉर्मल सफारती ऑपरेशन थे दोनों कंट्रीज के वो भी बिल्कुल अब ऑन ट्रैक हैं। उसके बाद मैंने वीडियो के शुरू में शंकर की बात की थी। शंकर बेसिकली इंडियन रॉ का वो ऑपरेटिव है जो कि ईरान में जो बीएलएफ और बीएलए के टेररिस्ट थे उनको वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहा था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बीएलएफ के एक फाइटर की ऑडियो लीक होती है जब पाकिस्तान एयरफोर्स इन पर स्ट्राइक करती है सारावान के शहर में। तो तब बीएलएफ का फाइटर ये कहता है कि हमारे पूरे के पूरे जो कैंप्स थे उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाही फेर दी है और शंकर से भी राब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तबाही का कैंप से हमला भी था, शंकर को राब्ता ना भी गए। तो इंडिया के लिए बेहतर है कि बजाय कि पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़वाए, शंकर का पहले पता कर लें कि वो बचा है या उसका क्या बना है। बहरहाल एंड उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।